नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर भारत का भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा टॉपिक जो है हमें अच्छे से समझना है और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद भी करना है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत का परिचय। परिचय से संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और उन्हें हमें अच्छे से देखना है, समझना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में 7वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का है और विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े जो अन्य देश हैं उनमें सबसे पहले आता है रूस। ये विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। इसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नंबर आता है भारत का, यानी 7वां नंबर भारत का है, 7वां स्थान भारत का है। अब बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार में या भौगोलिक अवस्थिति में किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों अवस्थितियां शामिल की जाती है। तो अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात भारत जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, तो उसकी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में हुई। और देशांतरीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में है, यानी जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भारत जो है वो पूर्णतया उस रेखा से पूर्व में मौजूद है, तो वो गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में अवस्थित है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये जो भारत के मध्य से आप एक रेखा देख रहे हो जो उत्तर दक्षिण की ओर आई है, इसका यानी भारत के उत्तरी कोने से लेकर भारत के दक्षिणी कोने तक भारत की जो कुल लंबाई है, ये हम पाते हैं कि भारत की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यानी भारत उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर लंबाई में फैला है। पूर्व पश्चिम विस्तार की यदि हम बात करें तो पूर्व पश्चिम विस्तार में भारत, जो आप देख पा रहे हो मैप में, पूर्व और पश्चिम की ओर भारत 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की कुल चौड़ाई जो है वो 2,933 किलोमीटर है। ये एक और डॉट में आप एक रेखा और देख पा रहे हो, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे कि भारत का मानक समय माना गया है।
यानी भारत में समय का निर्धारण जो है वो इसी 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा से ही होता है। ये यहाँ इलाहाबाद में नैनी के निकट से होकर गुजरती है। इस रेखा से पूर्व की ओर के जो क्षेत्र हैं वहां का टाइम हमारे पश्चिमी भारत के टाइम की तुलना में आगे चलता है, यानी ये टाइम आगे रहता है। और ये जो पश्चिमी, इस रेखा से पश्चिम का जो भाग है यहां का जो टाइम है ये पीछे रहता है, ये टाइम पीछे रहता है। भारत के पश्चिमी इस बिंदु से पूर्वी ये जो बिंदु है यहां के टाइम का जो कुल अंतर है वो 2 घंटे 30 मिनट का है, यानी 2.5 घंटे टाइम का अंतर भारत के पूर्वी और पश्चिमी कोने पर आ जाता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप ये देख पा रहे हो, ये जो डॉट डॉट में आड़ी रेखा खींची गई है ये कर्क रेखा है। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है और इसने भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, उत्तर का भारत और नीचे ये उष्णकटिबंधीय हो गया और ऊपर जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय भारत हो गया। तो कर्क रेखा ने भारत को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, यानी पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कि ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बारे में, उनके अंतिम छोर के बारे में, उत्तरतम या दक्षिणतम बिंदुओं के बारे में। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये इंदिरा पॉइंट है और ये यहाँ पर मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसमें ग्रेट निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट मौजूद है। भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि आप देख रहे हो, इस मुख्य भूमि के यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु ये होता है और ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। भारत के पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें, पश्चिमी छोर की यदि हम बात करें तो गुजरात में गौर माता स्थान जो है ये भारत का पश्चिमी किनारा है। और भारत के पूर्वी किनारे की यदि हम बात करें तो भारत का पूर्वी किनारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में वलांगू में किबुयू नामक स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में वलांगू में किबुयू नामक स्थान जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कर्क रेखा पर मौजूद जो राज्य है पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ये मैप में भी दर्शाए गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है भारत के कर्क रेखा पर मौजूद 8 राज्य। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो इस कर्क रेखा पर स्थित है। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो पहले तो हम ये बात कर लें कि भारत उपमहाद्वीप जो है, उस उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये देश शामिल हैं। साथ में श्रीलंका भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही पार्ट है, मालदीव भी इसी भारतीय उपमहाद्वीप का ही पार्ट है। तो ये जो देश हैं वो इस भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 राज्यों से लगती है। इनमें ये अवरोही क्रम में ही है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये वो 7 देश हैं जिनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है।
भारत की समुद्री सीमा भी 7 देशों के साथ ही लगती है और वो 7 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनमें से कुछ जो पड़ोसी देश हैं वो समुद्र पार हैं, तो इन सब के साथ समुद्री सीमाएं लगती हैं। भारत की जिन देशों के साथ केवल समुद्री सीमा ही लगती है, ऐसे देशों की संख्या 4 है। श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये वो 4 देश हैं जिनके साथ भारत की केवल समुद्री सीमा ही बनती है। जिन देशों के साथ केवल भारत की स्थलीय सीमा ही लगती है, उनकी संख्या 4 है और वो 4 देश जो हैं वो हैं अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। तो ये 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ केवल स्थलीय सीमा लगती है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी जो सीमा है वो स्थलीय ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ी जलीय सीमा भी है। स्थल और समुद्री सीमा जिन देशों के साथ स्थल और समुद्री दोनों ही सीमाएं लगती है, ऐसे देश 3 हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनके साथ भारत की स्थल और समुद्री दोनों ही प्रकार की सीमाएं लगती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा है। भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा है, ये पार्ट है। भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा का ये पार्ट है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा है, ये पाक स्ट्रेट कहलाती है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। बात करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। अब इस स्थलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। सबसे पश्चिम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पश्चिम में सबसे पहले जो देश आता है वो है पाकिस्तान, जो पश्चिमी सीमा बनाता है भारत के साथ। और भारत के साथ इसकी कुल सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 3,310 किलोमीटर है। कहीं पर ये 2900 के आसपास 2900 किलोमीटर के आसपास भी होती है, लेकिन वो 3,310 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, इसका नाम भी बड़े ही सोच समझ कर रखा है। यहाँ पर रक्तपात होता ही रहता है, तो इस वजह से रक्त भी रेड ही होता है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो इसका नामकरण किया गया है। इससे ऊपर अफगानिस्तान के साथ भी भारत की थोड़ी सी सीमा लगती है और अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। और भारत की किसी भी देश के साथ ये सीमा रेखा सबसे छोटी है, यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की जिस देश के साथ है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं चीन के साथ भारत की सीमा रेखा। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो सीमा रेखा है वो चीन के साथ लगती है। तो चीन के साथ जो सीमा है, उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों ही बोल सकते हैं हम, चीन के साथ भारत की सीमा की कुल लंबाई जो है वो 3,488 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेपाल, जो हमारे भारत के हिमालय की गोद में बसा है। उस नेपाल के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई है, जो पूर्णतः स्थलीय है। इसके बाद बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान के साथ जो भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा रेखा है वो इसकी कुल लंबाई 4,096 किलोमीटर है। 4,096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई है। और ये जो सीमा रेखा है ये भारत के साथ किसी भी देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो यानी
बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार के साथ भी उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है और म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब बात करते हैं तटरेखा के बारे में। तो भारत की जो तटरेखा की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है, उस मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी ये जो भारत की मुख्य भूमि आपको दिखाई दे रही है, इस मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। और यदि इसमें द्वीप समूह भी शामिल कर लें, यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह भी यदि हम शामिल कर लें, तो द्वीप समूहों सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। अब इन तटरेखाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारत की कौन सी तटरेखा को किस नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, पश्चिम से शुरू करते हैं हम। तो पश्चिम में ये जो गुजरात का भाग है, इस गुजरात के भाग की जो तटरेखा है, इस तटरेखा को सौराष्ट्र तट या गुजरात तट के नाम से पुकारा जाता है। ये जो आप देख रहे हो बीच का ये पार्ट जो देख रहे हो, इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। और इसके नीचे ही ये जो भाग आप देख पा रहे हो, यहाँ ये खंबात की खाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। ये खंबात की खाड़ी है। और ये जो भाग है ये अरब सागर का भाग है। ये पूरा भाग अरब सागर का है। ये पूरा का पूरा भाग अरब सागर का है। दक्षिण में ये जो भारत का पार्ट है, यहाँ ये हिंद महासागर के साथ संलग्न है, यानी हिंद महासागर है। और ये जो भाग पूर्व में आप देख पा रहे हो, ये पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी का भाग कहलाता है। इस खंबात की खाड़ी से नीचे की ओर, यानी सौराष्ट्र तट जो है, सौराष्ट्र तट से नीचे का ये जो भाग है, सौराष्ट्र तट के नीचे का ये जो भाग आप देख रहे हो, ये कहलाता है कोंकण तट। महाराष्ट्र गोवा जो है इसी में शामिल है, तो ये कोंकण तट के नाम से पुकारा जाता है। इससे नीचे, इससे दक्षिण का जो भाग है, ये जो आप तट देख पा रहे हो, ये तट कहलाता है मालाबार तट। तो ये मालाबार तट के नाम से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी तटों के बारे में। तमिलनाडु का ये जो भाग है, तमिलनाडु का ये जो तट है, ये तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट के नाम से पुकारा जाता है। और इससे ऊपर का ये जो भाग है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल का जो भाग आ गया, पश्चिम बंगाल का जो भाग है वो तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। उससे नीचे का जो ये पूरा भाग है, ये उत्तरी सरकार तट के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भारत की तटों के बारे में जानकारी है। तो ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें ये सारे याद रखने हैं, ध्यान में। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा विवाद है, वो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा को, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को लेकर। तो यहां पर भी सरकरी का जो एरिया है, उस एरिया में भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का विवाद चलता है। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा टॉपिक हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा भारत की जलीय सीमाओं के बारे में, तटीय सीमाओं के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय और तटीय सीमाओं दोनों को मिला दें तो भारत की कुल सीमाओं की जो लंबाई है वो 22,716.6 किलोमीटर है। यानी 15,200 किलोमीटर तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 7,516.6 किलोमीटर जो है वो भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। उन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई है। इसमें से भारतीय तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो यदि 7,516 में से ये 6100 घटा दी जाए तो जो शेष बचता है 1416.6 किलोमीटर, ये है भारत के द्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा की लंबाई।
भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर भारत के कुल 9 राज्य मौजूद है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। यानी भारत की तटीय सीमा जो है वो यहां से गुजरात से शुरू होती है और उसके बाद गुजरात से शुरू होकर वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल तक जाती है। तो ये भारत के तटीय सीमा पर मौजूद कुल 9 राज्य हैं। महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य भारत की तटीय रेखा पर मौजूद हैं, यानी ये तटीय राज्य कहलाते हैं। भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा जिस राज्य की है, तटीय रेखा जिस राज्य की है, वो है गुजरात। यानी गुजरात की तटीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा। और इसके बाद जो दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा रखता है। लेकिन यदि यह कहें कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा या तटीय लंबाई जो है किसकी है, तो अंडमान निकोबार है। यानी अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा है। राज्य की बात करें तो गुजरात, और यदि सामान्य बात करें तो अंडमान निकोबार। और सबसे छोटी जो तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है वो है गोवा। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हो 3 जो वर्गीकरण यहां किए गए हैं, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो 3 जोन हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के माध्यम से ये रेखाएं बनाकर ये बताया गया आपको। तो ये 3 वही जोन हैं। यानी पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। ये भारत की मुख्य तट रेखा से जो आप यहां तक का ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। ये एरिया 12 नॉटिकल मील समुद्री जो दूरियां हैं वो इसी इकाई में नापी जाती है। तो 12 नॉटिकल मील का एरिया है ये। तो इस 12 नॉटिकल मील समुद्री भारत के मुख्य भूमि की से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। यानी यहां भारत किसी भी प्रकार की गतिविधि किसी भी समय कर सकता है, संपूर्ण अधिकार है। और यहां पर किसी भी अन्य देश के जलयान को प्रवेश के लिए भारत की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो यहां भारत का पूर्ण अधिकार है। इसके आगे का जो समुद्री क्षेत्र आता है उसे बोलते हैं एविशन मंडल या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। प्रादेशिक समुद्री सीमा से आगे का क्षेत्र, ये जो भाग आप देख पा रहे हो ये है एविशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। भारत की मुख्य भूमि से, जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि से ये 24 नॉटिकल मील जो है वो दूर है। भारत की मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील ये दूर है। और वैसे जो प्रादेशिक समुद्री सीमा थी वहां से ये आगे 12 नॉटिकल मील तक होता है। भारत को इस क्षेत्र में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। एक तो वो इस क्षेत्र में सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, किसी भी अन्य देश के जलयानों से वो सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। दूसरा, यहाँ के क्षेत्र की साफ सफाई और यहाँ के समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए वो यहाँ कदम उठा सकता है, किसी भी प्रकार का कार्य या गतिविधि कर सकता है।
तीसरा जो अधिकार इस क्षेत्र में भारत को मिला है वो है वित्तीय या कारोबार करने का अधिकार। तो किसी भी प्रकार का कारोबार जो है या वित्तीय गतिविधि जो है वो भारत इस क्षेत्र में कर सकता है। इससे आगे का जो क्षेत्र है ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ये जो आप देख पा रहे हो ये जो दूसरा क्षेत्र है, यहाँ से इससे आगे की ओर का ये जो 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, ये 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ भी भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, इस क्षेत्र में मौजूद जितने भी समुद्री संसाधन है उनका दोहन जो है वो भारत कर सकता है, उसका अधिकार भारत को प्राप्त है। दूसरा, इस क्षेत्र में वो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण जो है वो भी कर सकता है, तो वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। और तीसरा, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार भी भारत को इस क्षेत्र में है। तो यानी भारत जो है वो इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है। ये यहाँ नॉटिकल माइल्स और जो किलोमीटर है उनके बीच का संबंध बताया गया है कि 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.8520 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम ये जो 12, 24, 200 नॉटिकल मील है इसके किलोमीटर में दूरी भी निकाल सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र है। भारत के दक्षिण में यहाँ पर मौजूद पड़ोसी देश मालदीव है और यहाँ मौजूद है पड़ोसी देश श्रीलंका और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। इसमें बहुत सी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।